नागिन की नई एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। शकुंतला को बाल बाल मोती परोए गए, इतर खुशबू का छिड़काव किया गया। खूबसूरत तो वो पहले ही हसीना आलम थी, ऊपर से शाही सिंगार से इसका रूप अपनी जुलाइयों पर आ गया। तमाम कनीज़ें इसको हसरत भरी निगाहों से देख रही थीं। फिर शकुंतला को शाही हुजला रूसी पहुंचा दिया गया। दोपहर का पुरतकल्लफ खाना खिलाकर कौशल्या कहने लगी, शकुंतला अब तुम आराम करो। और फिर वो दो कनीज़ें इसे मोरझल झलने लगीं। शकुंतला शहजादियों के मानंद गाँव तकिए से टेक लगाकर आंखें मूंद कर नीम दराज हो गई। कमरा खासा कुशादा होने की वजह से ठंडा भी था। सांप की हैसियत से इसे सोने की तलब न होती थी, ताहम अपनी मर्जी से वो जब चाहे सो सकती थी। अब इसे अर्जुन याद आने लगा। इसकी मौत से शकुंतला बहुत दुखी थी। इसका दिल इस बात को तस्लीम न कर रहा था कि अर्जुन मर चुका है। वक्त ने इसको मोहलत ही न दी थी कि वो इसकी लाश को ही देख लेती। रफ्ता रफ्ता इसका दुख इंतकाम में बदलने लगा। वो सोचने लगी, मैं ज़रा बाख्तियार हो लूँ, रणधीर के गांव की ईंट से ईंट बजा दूंगी। गांव के एक एक आदमी को तड़पा तड़पा कर ना मारूँ तो मेरा नाम शकुंतला नहीं। ये सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। फिर इसे महसूस हुआ कोई आहिस्तगी के साथ इसका पाँव हिला रहा है। इसकी आंख खुल गई। एक कनीज़ इसके पाँव का अंगूठा आहिस्ता आहिस्ता सहला रही थी। उठिए सरकार, खासी शाम हो गई। कनीज़ ने इंतहाई अदब से इसे मुखातिब किया और वो एक अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। एक बार फिर खिदमत गुजारी शुरू हो गई। इसे शाम की चाय और हल्की हल्की गज़ा दी गई। फिर इसे मुंह हाथ धुलाकर नए सिरे से इसका बनाव संहार किया गया। इसके बाद चहलकदमी के लिए महल के बाग में ले जाया गया, जहाँ चारों तरफ फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। नरम नरम घास पर वो नंगे पाँव कुछ देर चलती रही। बाग के ऐन वस्त में खूबसूरत फुवारे नसब थे। एक तरफ छोटी सी आबशार बनाई गई थी। कनीज़ें इसके पीछे पीछे इसका भारी लिबास हाथों से संभाले हुए थी। शकुंतला को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और वो अपने आप को एक मलका तस्वर करने लगी। अब अंधेरा छाने लगा था। कुछ देर बाग की सैर करने के बाद इसको वापस कमरे की तरफ ले जाया गया। तवील बरामदे से गुजर कर वो वापस अपने कमरे की तरफ आने लगी। जा बजा हबशी गुलाम मुस्तैद खड़े थे। गुलाम और कनीज़ें जा रहे थे और जिस जिस रास्ते से गुजरती सब सर को झुका लेते। शकुंतला की गर्दन आहिस्ता आहिस्ता फ़ख्र से बुलंद होने लगी। इसे महसूस हो रहा था कि महाराजा ने आन के बारे में कोई ख़ास हदायत जारी कर रखी हैं, इसीलिए इसे इतना अहम दर्जा दिया जा रहा है। वापस अपने कमरे में आ गई और अपने अतलस और कम ख्वाब के बिस्तर पर तकिए से सर लगाकर बैठ गई। कनीज़ें खिदमत के लिए मुस्तैद खड़ी थीं। तुम्हारा क्या नाम है? इसने अपने दाएं खड़ी कनीज़ से पूछा। जी मेरा नाम पूनम है, महाराज की खास कनीज़ों में से हूँ। तुम्हारा? इसने बाएं तरफ वाली लड़की से सवाल किया। जी मेरा नाम कमला है। शाही महल में हो? जी होश ही यहाँ संभाला है। मेरी माँ भी यहीं की दासी थी, मैं पैदा ही यहाँ हुई थी। शकुंतला कनीज़ों से बातें भी कर रही थी और चारों तरफ नज़रें भी दौड़ा रही थी कि कहीं कमरे में कोई आईना तो नहीं, लेकिन वहाँ ऐसी कोई बात न थी। अचानक बाहर पहरेदार सिपाहियों की आवाज़ें उभरी। बाअदब होशियार, महाराज तशरीफ़ ला रहे हैं। और तमाम कनीज़ें सहम कर अपनी जगह सीधी हो गईं। पूनम ने आगे बढ़कर शकुंतला का लिबास दुरुस्त किया और रूसी दुपट्टा उसके चेहरे के आगे कर दिया। थोड़ी देर बाद महाराज रामनाथ तशरीफ़ लाए और कनीज़ों को हाथ के इशारे से बाहर जाने का इशारा दिया। सब बांदियाँ बाहर निकल गईं। शकुंतला अपने बाजुओं में आप ही सिमटने लगी। शकुंतला, महाराज रामनाथ पलंग की पट्टी पर बैठ गए और शकुंतला से मुखातिब हुए। हमारे हरम में सैकड़ों कनीज़ें मौजूद हैं। तुम्हारी खूबसूरत जवानी ना देखी ना सुनी, लेकिन राम जाने तुझ जैसी सुंदर कन्या हमने जिस वक्त तुझे गिरफ्तार करके हमारे हुजूर पेश किया गया, तब से अब तक हर लम्हा तुम्हारी कोमल सूरत हमारी आंखों में फिरती है। हम 2 दिन बड़े ही बेकल रहे हैं तुझे देखकर। हमारा मन चाहे कि हमारी महारानी, हमारी मलका तुझे ही होना चाहिए। तुम्हारे कारण हम सारे जग से टक्कर ले सकते हैं। लेकिन महाराज, शकुंतला ने एकदम सर उठाया तो महाराज इसे देखते ही रह गए। इससे कबल महाराज ने इसे मैली कचैली गंदे कपड़ों में देखा था, क्योंकि भागते भागते शकुंतला के कपड़े मैले और सूरत मिट्टी से अट गई थी। लेकिन इस वक्त जब इसने अपना चेहरा सामने किया तो शहाना बनाव सिंगार से इसका हुस्न निखर गया था। वो इसे महाराज को आकाश से उतरी हुई अप्सरा मालूम हो रही थी। महाराज इसकी बड़ी बड़ी आंखों, खूबसूरत सब आंखों की ताप न ला सके और नीचे देखने लगे। बोलो शकुंतला, क्या कहना चाहती हो? महाराज, आप क्या मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं?
क्यों नहीं, एक क्यों, 101 ख्वाहिशें बताओ। महाराज पर शकुंतला के हुस्न का जादू छाने लगा। महाराज, आपने अभी कहा है कि आपका मन चाहता है कि मुझे आपकी महारानी होना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल यही बात है। महाराज ने सरशारी से कहा, मुझे बना लीजिए ना अपनी रानी, मुझसे फेरे ले लें तो फिर महाराज। जी ज़रूर मेरी हुस्न की मलका। महाराज इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेते हुए बोले, हम कल ही तुझसे फेरे ले लेंगे। कल हम भरे दरबार में तुम्हें अपनी रानी बनाने का ऐलान कर देंगे। मैं भी आपको देखते ही आप पर फिदा हो चुकी हूँ। आप मुझे बिल्कुल अपने ख्वाबों के शहजादे लगे हैं। इतना भरपूर और मुकम्मल मर्द मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। शकुंतला अब महाराज को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में करने के लिए तैयार हो चुकी थी। इसे अच्छी तरह मालूम था कि ऐसा वक्त फिर कभी नहीं आएगा। महाराज भी अपनी तारीफ सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता पलंग के ऊपर आ चुके थे और इनके हाथ अब शकुंतला के शरीर के साथ गुस्ताखी करने लगे थे। शकुंतला दानास्ता छुई मुई बनी जा रही थी। महाराज, शकुंतला एक जानिब खिसकते हुए बोली, आज का दिन इंतज़ार कर लें, कल तो हमारे फेरे हो ही जाएंगे। फेरे तो होते ही रहेंगे शकुंतला। रामनाथ इसकी पतली कमर में हाथ डालते हुए कोया हुए। लेकिन आज की रात मुझसे रहा ना जाएगा। ठहरिए महाराज, मैं आपकी विनती करती हूँ। मैं कभी न चाहूँगी कि जब आपकी पत्नी बनकर आपके सामने आऊँ तो मेरे दिल में कोई नदामत हो। मैं समझती हूँ कि आपके अंदर इतनी खुद एतमादी अभी मौजूद है कि आप कई रातों तक सब्र कर सकते हैं और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। कल रात तो मैं आपकी पत्नी बनकर सामने आ ही जाऊँगी। तुमने हमें बड़े इम्तहान से दो चार कर दिया है शकुंतला। महाराज बड़ी गहरी सांस लेते हुए बोले, राम कसम, कल हम तुम्हें अपनी पत्नी बना ही लेंगे, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। महाराज रामनाथ फैसला कुन लहजे में शकुंतला को छोड़कर गाँव तकिए से टेक लगाकर नींदराज होते हुए बोले। शकुंतला का दिल खुशी से निहाल हो गया। इसके मन में लड्डू फूटने लगे। बाइख्तियार जिंदगी गुजारने का ख्वाब इसे अब पूरा होता नजर आएगा। वरना कनीज़ों और बंदियों की क्या ज़िंदगी और वक़्त होती है, ये वो अच्छी तरह जानती थी। अमरा की नज़र में कनीज़ें और बंदियाँ वो फूल होती हैं जिन्हें जब चाहा मसल दिया और जब जी चाहा जूतों तले रोन दिया। नाराज़ हो गए मेरे साजन। शकुंतला महाराज के जिस्म पर बोझ डालकर बैठते हुए प्यार भरे लहजे में बोली, नहीं नहीं शकुंतला, तुमसे रूठ कर मैंने काफर होना है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कल कब आएगी जब वक्त पर अपना राज होगा। कल कब आएगी जब वक्त पर अपना राज होगा और तुम्हारे सर पर मलका का ताज होगा। आओ सो जाएं ताकि जब कल उठें तो आज हो चुकी हो। रियासत ताबाना का दरबार लगा हुआ था। दरबार शाही महल के एक वसी और इस कमरे में ही लगाया जाता था। ये एक मुकम्मल सजा सजाया हाल है जो कि सुर्ख और सफ़ेद संगे मरमर के पत्थरों से तामीर किया गया था। पूरे हाल में दीवार से दीवार तक कालीन बिछे थे और पूरी छत के नीचे जा बजा फानूस लटक रहे थे जिनमें शमें रोशन थीं। छत के ऐन दरमियान एक बहुत बड़ा मरकज़ी फानूस था जिसमें जल्दी शमें फानूस के रंग बिरंगी रोशनियों से कोसे कज़ा की रोशनियां बिखेर रही थीं। इसके अलावा हाल के अंदर खिड़कियों के नीचे कतार दर कतार भी सैकड़ों शमें जल रही थी जिनकी वजह से पूरा दरबार हाल बकाए नूर बना हुआ था। हाल के बीचों बीच मरकज़ी दरवाजे से दाखिल होते ही आमने सामने खूबसूरत कुर्सियाँ पहलू ब पहलू रखी थीं जिन पर तमाम दरबारी दर्जा ब दर्जा बैठे हुए थे। कुर्सियों की ये कितारें जहाँ जाकर ख़त्म होती थी वहाँ से कुछ फासले के बाद शाही काबीना का सोफ़ा था जो कि नीम दायरे में थे। ये तादाद में 7 थे। पहले नंबर पर सपा सलार बलगराम बैठे थे। इनके साथ शाही पंडित गुरु नारायण जो कि काली के मंदिर के बड़े पुजारी थे। इससे आगे ताबाना के इंतज़ामी वज़ीर प्रेम लाल थे। इसके बाद वज़ीर आज़म बाल ठाकरे बिल्कुल दरमियान वाले सोफ़े पर बैठे थे। आगे चले तो शाही तबीब खबरान और बाद में शाही जादूगर सामरी और सबसे आखिर में महाराजा रामनाथ के मशीर खुसूसी रामदयाल तशरीफ़ फरमाते जो महाराज रामनाथ के छोटे सगे भाई और वली अहद भी थे। इन तमाम सोफ़ों का रुख शाही चबूतरे की तरफ और पुश दरबारियों की तरफ थी। शाही चबूतरा आम कदरे बुलंद और मज़ीद खूबसूरत है जिस पर आज 3 तख्त पड़े थे जबकि आज से कबल हमेशा 2 तख्त कुर्सियाँ होती थीं। एक महाराजा नाम रामनाथ और दूसरी रानी मारिया के लिए। तमाम वज़ीरों मशीरों और दरबारियों का मौजू सखन भी यही तीसरा तख्त था
शाही चबूतरे की तीनों तख्त अभी खाली थे। शाही चबूतरे के पीछे एक बहुत बड़ा भारी पर्दा लटका था। महाराजा और रानी की आमद हमेशा इस पर्दे की ओर से होती थी। तमाम पहरेदार और सरकारी एहलकार अपनी अपनी जगह पर चाको चौबंद खड़े थे कि अचानक शाही चौकीदार की गरजदार आवाज़ उभरी। बाअदब, होशियार, रियासत ताबाना के महाराजा इज़्ज़त माब ज़िले लाही रामनाथ तशरीफ़ लाते हैं। चौबदार की ये आवाज़ मुनासिब वक्फे से 3 बार उभरी। तीसरी आवाज़ के चंद ही लम्हे बाद शाही चबूतरे के पीछे लटका हुआ पर्दा बिला और सरक बरक लिबासों में मलबूस 2 कनीज़ें बरामद हुईं और पर्दे के दाएं बाएं होकर फौरी तौर पर पर्दे के आखिर में जाकर लगी डोरियां खींचनी शुरू कर दीं। अब पर्दे के दोनों हिस्से मुखालिफ सिमत सिमटने लगे और आधे से ज़्यादा पर्दा हट जाने के बाद महाराजा और रानी शाह मारिया शाही लिबासों में पूरी तमकनत के साथ चलते हुए आए। दोनों की पुश्त पर 2-2 कनीज़ें थीं जो इनके भारी लिबास को संभाले हुए थीं। दोनों खरामा खरामा चलते हुए आए। महाराजा दरमियान वाले तख्त पर और रानी बाएं जानब के तख्त पर बैठ गईं। इनकी आमद के साथ ही पूरा दरबार एहतरामन खड़ा हो गया। पूरे हाल में सन्नाटा छाया था। सांसों की आवाज़ें भी नहीं आ रही थीं। सोई भी गिरे तो आवाज़ उभरे कि मस्ताक। खामोशी तारी थी। महाराज रामनाथ ने खुद बैठने के बाद दोनों हाथ फैलाकर नीचे की जानिब झुकाए। तमाम लोग आहिस्तगी से अपनी जगहों पर बैठ गए। रानी मारिया का चेहरा बिना श्रृंगार के बावजूद सता हुआ था और आंखें यूं सूज रही थी जैसे वो रोती रही हों और पलकों के भीगे गोशे हर शख्स महसूस कर रहा था। अब महाराज रामनाथ दरबार से गोया हुए। आज का ये गैर मामूली दरबार बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम सबको बता देना चाहते हैं कि हमने दूसरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया है। मुबारक सलामत पूरे हाल से शोरगुल बुलंद हुआ। महाराज ने हाथ के इशारे से सबको खामोश किया और गुफ्तगू जारी रखते हुए बोले, आज और इसी वक्त शादी की रस्म अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म बाल ठाकरे ये सुनकर खड़े हुए और पंडित गुरु नारायण को रस्म की अदायगी का हुक्म दिया। कुछ ही देर में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए और अब बारी थी नई रानी और रामनाथ की होने वाली दुल्हन की आमद की। रामनाथ महाराज की इजाज़त के बाद चौबदार की आवाज़ फिर बुलंद हुई। बाअदब, होशियार, रियासत ताबाना की नई रानी शकुंतला तशरीफ़ लाती हैं।